हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है गज कैसी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे पीढ़ी एकांतरण। नया चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। इसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधे वो होते हैं जिसके जो एंजियोस्पर्म में आते हैं। एंजियोस्पर्म में आने वाले सारे पौधे पुष्पी पौधे होते हैं, अर्थात उनमें फूल खिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि पीढ़ी एकांतरण आखिर होता क्या है। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या चीज़ होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का बराबर आते जाना। जैसे कि एक पीढ़ी में क्या होती है, फूलों जो पेड़ पौधों में पहली एक पीढ़ी होती है स्पोरोफाइट की, एक पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद की, गैमेटोफाइट की। स्पोरोफाइट की एक पीढ़ी होती है, एक गैमेटोफाइट की पीढ़ी होती है। स्पोरोफाइट को हिंदी में कहते हैं बीजाणुद्भिद और गैमेटोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद। स्पोरोफाइट जो होता है वो द्विगुणित होती है अवस्था है, अर्थात 2n द्विगुणित अवस्था है। और जबकि गैमेटोफाइट जो होती है वो अगुणित अवस्था है, अर्थात n। तो इसका मतलब यह है कि पौधे जो होते हैं, पौधों में एक अवस्था आती है बीजाणु स्पोरोफाइट की, जिसमें जो द्विगुणित होता है, और द्विगुणित से फिर वो उसमें गैमेटोफाइट अवस्था आती है, गैमीट बनते हैं मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस द्वारा गैमीट बनते हैं, गैमेटोफाइट अवस्था आ जाती है। गैमेटोफाइट अवस्था में क्या होता है, इसके अंत में स्पोर बनते हैं। स्पोर कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, इसलिए स्पोरोफाइट अवस्था आती है। तो इससे स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। तो ये लगातार एक दूसरे के बाद एक दूसरे चलता रहता है क्रम। तो इस क्रिया को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। द्विगुणित से अगुणित और अगुणित से द्विगुणित, इस प्रकार की ये क्रिया है। बार बार द्विगुणित से अगुणित बनने का, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनने का, और अगुणित से द्विगुणित बनने का, अर्थात गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में का जो जनन करने वाला भाग होता है वो प्लांट में केवल फ्लावर होता है, फ्लावर में ही जनन होता है। और किसी भाग में पौधे के किसी भी एंजियोस्पर्म के किसी भी पौधे में किसी भी भाग में जनन नहीं होता के सिवाय फ्लावर के। तो फ्लावर हम जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर आखिर है क्या और इसमें क्या क्या होता है फ्लावर में। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं कि एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं वो इस बीजाणुद्भिद प्रकार के होते हैं, स्पोरोफाइट प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर समय जो है वो स्पोरोफाइट का होता है। मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट का होता है, बीजाणुद्भिद होता है। इसलिए जो फ्लावर्स जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म के, वो सारे के सारे बीजाणुद्भिद होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट होते हैं। अब पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पुष्प को दो भागों में बांटा गया है, फूल को दो भागों में बांटा गया है। उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है सहायक जनन अंग, दूसरा होता है प्राथमिक जनन अंग। जनन तो फ्लावर में होता ही है, तो फ्लावर में जब जनन होता है तो उसमें पार्ट भी जनन अंग होंगे। एक तो ऐसे जो सहायक जनन अंग होते हैं और एक होते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन वो होती हैं जिनसे जनन की क्रिया संपन्न होती है, और सहायक जनन वो होते हैं जो प्राथमिक अंग की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायक जनन अंग कहलाते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग कौन से हो गए, पुमंग और जायांग हो गए। पुमंग नर जनन अंग है और जायांग मादा जनन अंग होता है। पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं और जायांग को गाइनोसियम कहते हैं। ये तो हो गए पुमंग हो गया नर जननांग, व्यायांग हो गया मादा जननांग। तो ये दोनों हो गए प्राथमिक जननांग। सहायक जननांग जो होते हैं दो होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, कैलिक्स, और दलपुंज को कहते हैं कोरला। तो डिफरेंट, अब ये तो हो गए दो भाग हो गए कि फ्लावर को दो भागों में बांटा गया है, कि जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया सहायक जनन अंग और एक हो गया प्राथमिक जनन अंग। अब फ्लावर में होते कितने भाग हैं, वो सारे के सारे भाग जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स, वो अब आगे हम पढ़ेंगे। पहला होता है पुष्पवृंत।
पहले तो ये देख लेते हैं आखिर होते कितने भाग हैं। तो ये भाग होते हैं 7, 7 भागों में बांटा गया है पुष्प को। एक पुष्पवृंत, पुष्पासन, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, परिदलपुंज, पुमंग, जायांग। अब इसमें क्या 7 जो भाग होते हैं फ्लावर में देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में दलपुंज, बाह्यदलपुंज मिलता है तो उसमें परिदलपुंज नहीं मिलता है, और जिसमें परिदलपुंज मिलता है उसमें बाह्यदल और दलपुंज नहीं मिलते हैं। अब वो हम अभी बताते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं सबके बारे में। तो पहला है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या, पेडिसिल। तो पुष्प का जो ये पुष्प बना हुआ है, पुष्प के भाग बने हुए हैं, तो पुष्प की जो डंडी वाला जो भाग होता है इसे पेडिसिल कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं, जिसकी सहायता से फूल शाखा से टहनी से जुड़ा रहता है, वह भाग पुष्पवृंत कहलाता है, पेडिसिल कहलाता है। इसके बाद आता है पुष्पासन। ये पुष्पवृंत का अगला भाग होता है। ये पुष्पवृंत है, पेडिसिल है, पेडिसिल का अगला भाग पुष्पासन कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। पुष्पासन अर्थात थैलेमस, ये पुष्पवृंत का अगला भाग फूला हुआ भाग होता है। इसके ऊपर अन्य भाग लगे होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अन्य भाग ये हैं, सारे के सारे ये जो भी बाकी हुए बचे भाग हैं वो सारे इसके ऊपर लगे रहते हैं। किसके ऊपर लगे रहते हैं, पुष्पासन के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है। तो थैलेमस जो होता है, पुष्पासन जो होता है, पेडिसिल का अगला फूला हुआ भाग होता है, अग्रभाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, और इससे बाकी सारे अंग इसी पुष्पासन से लगे रहती हैं, ठीक है। अब अगला आता है बाह्यदलपुंज या कैलिक्स। बाह्यदलपुंज और कैलिक्स। तो बाह्यदलपुंज कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये रहा बाह्यदलपुंज, ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती हैं फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं वो बाह्यदलपुंज कहलाती हैं, और सारी ग्रीन कलर की पत्तियाँ मिलकर बाह्यदलपुंज कहलाती हैं, कैलिक्स कहलाती हैं। एक ग्रीन कलर की पत्ती जो होती है उसको सेपल कहते हैं या बाह्यदल कहते हैं, सेपल या बाह्यदल कहते हैं। तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा हो गया, बाह्यदलपुंज हो गया, जिसकी इकाई अर्थात एक पत्ती, जिसकी इकाई सेपल या बाह्यदल कहलाती है। ये कलिका के, ये पूरी जो कलिका होती है फूल की, जो जब छोटा होता है वो तो कलिका के रूप में होता है, तो कलिका के जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तुमने देखा होगा कि कलिका जब होती है तो कलिका में सारी की सारी पत्तियां अंदर होती हैं, कलर्ड वाली भी अंदर होती हैं, और सबसे बाहर की तरफ हरी पत्तियां होती हैं जो उसको घेरे रहती हैं। तो ये बाह्यदलपुंज होता है, सारी पत्तियां मिला के बाह्यदलपुंज कहलाती हैं बाहरी ग्रीन कलर की, और एक जो ग्रीन कलर की पत्ती होगी इसमें से उसे सेपल्स कहेंगे, बाह्यदल कहेंगे, और इसलिए एक सेपल से बाह्यदल क्या हो गई, बाह्यदलपुंज की इकाई हो गई। ऐसे ही अगला आता है दलपुंज। दलपुंज में जो होता है उसे हम इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, दलपुंज को हम कोरोला कहते हैं। कोरोला कौन सी होगी, कलर्ड। कोरोला मतलब कलर से ही पता चल रहा है कोरोला में कलर्ड वाली भाग हो गई, ये वाला जो भाग है अंदर वाला, ये वाला भाग कोरोला कहलाता है। इसकी सारी पत्तियां जितनी भी होंगी वो सब मिलाकर कोरोला कहलाएंगी, दलपुंज कहलाएंगी, कलर्ड वाली पत्तियां कहलाएंगी, और एक एक पत्ती को पेटल्स कहेंगे, पेटल अर्थात दल कहेंगे। क्या कहेंगे, दल, पेटल या दल। हिंदी में दल कहते हैं, इंग्लिश में पेटल कहते हैं। तो इसकी जो इकाई हुई, दलपुंज की जो इकाई हो गई वो पेटल हो गई, दल हो गई, ठीक है। तो दल या पेटल जो है वो दलपुंज की इकाई होती है। और दलपुंज कौन सा होता है, जो रंगीन वाले भाग होते हैं। फूल में तुमने रंगीन पत्तियां जो होती हैं जिसके कारण लाल रंग का फूल होता है, अर्थात उसकी जो पेटल्स हैं वो लाल रंग के होंगे। अगर फूल गुलाबी रंग का है इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पत्तियाँ हैं वो पेटल्स जो हैं या दल जो हैं वो गुलाबी रंग का होगा। सफ़ेद फूल जो होगा उसका सफ़ेद जो है वो क्या चीज़ है, दलपुंज है, दलपुंज वाला भाग है। तो इसकी जो कलर्ड पत्तियां होती हैं, सफ़ेद हैं, गुलाबी हैं, गुलाबी हैं, बैगनी हैं, जो भी कलर्ड वाली जो भाग होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो सारी की सारी कहती हैं भिन्न भिन्न रंगों की, जो बैगनी कलर है किसी कलर की जो पत्तियां होती हैं वो सारी कहलाती हैं दलपुंज में आती हैं। और एक एक पत्ती को पेटल कहते हैं या दल कहते हैं। परिदलपुंज क्या होता है, परिदलपुंज को इंग्लिश में पेरियंथ कहते हैं। जिन पत्तियों में दलपुंज और बाह्यदलपुंज को अलग अलग नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, दोनों एक ही से मालूम पड़ते हैं, वो कहलाते हैं परिदलपुंज।
मान लीजिए कोई फूल ऐसा है जिसमें बाह्य दलपुंज का पता नहीं चल रहा है, दलपुंज जैसा लग रहा है, सारी पत्तियां दलपुंज जैसी लग रही हैं, या फिर कोई दलपुंज जैसी सारी पत्तियां बाह्य दलपुंज जैसी लग रही हैं, लेकिन वो उसमें दलपुंज का पता नहीं चल पा रहा है। तो जो इसमें विभेद नहीं कर सकते, बाह्य दलपुंज और दलपुंज में विभेद नहीं कर सकते, तो उस स्थान पर दलपुंज बाह्य दलपुंज ना कहकर सीधे सीधे परिदलपुंज कहते हैं। तो ऐसे जो चक्र होता है उसको हम सबसे बाहर की तरफ क्या कहलाएगा, वो परिदलपुंज कहलाएगा। अगर परिदलपुंज नहीं है तो उसमें बाह्य दलपुंज सबसे बाहर की तरफ होगा और उसके अंदर दलपुंज होगा। अगर इन ये दलपुंज बाह्य दलपुंज में डिफरेंस नहीं हो पा रहा है, दोनों सब एक जैसे ही लग रहे हैं, सारी पेटल्स और सेपल्स सब एक जैसे लग रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिदलपुंज कहेंगे, पेरियंथ कहेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि परिदलपुंज जो होता है उसमें अगर पत्तियाँ रंगीन हैं, सारी की सारी रंगीन पत्तियाँ ही हैं, तो वो पेटेलॉइड कहलाएंगी। तो उसकी एक पत्ती को हम क्या कहेंगे, पेटेलॉइड। अगर सारी की सारी कलर्ड वो सब ग्रीन ग्रीन कलर की हैं, सब कलर्ड नहीं है, रंगहीन हैं, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सेपेलॉइड कहलाएंगी। सेपेलॉइड तब कहलाएंगी जब सारी की सारी रंग सेपल जैसी या ग्रीन कलर की होती हैं। पेटेलॉइड तब कहलाएंगी जब सारी की सारी पत्तियाँ कैसी होंगी, कलर्ड होंगी, सारी लाल हों, सारी गुलाबी हों, सारी बैंगनी हों, सारी पीली हों। तो इस प्रकार की जो पत्तियाँ होंगी वो पेटेलॉइड कहलाएंगी। अगर दलपुंज और बाह्य दलपुंज में अंतर पता चलता है तो ग्रीन कलर की जो होंगी वो सेपल्स कहलाएंगी और जो कलर वाली होंगी वो पेटल्स कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आता है पुमंग। पुमंग क्या होता है, नर जननांग होता है। एंडोसियम जिसे इंग्लिश में एंडोसियम कहते हैं, एंटो मतलब होता है मेल, नर जननांग होता है। इसकी जो इकाई होती है वो स्टेमेन होती है। ये बना है स्टेमेन, इधर का स्टेमेन रह गया बनने को, ये रहा स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है पुंकेसर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पुंकेसर। स्टेमेन या पुंकेसर होता है। दलपुंज के अंदर वाला जो रोल होता है वो नरजनांग का होता है, नरजनांग पुमंग का होता है। और पुमंग की एक इकाई, एक जो है उसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। एक को हम पुंकेसर कहते हैं और कई सारे पुंकेसर को, पूरे गुच्छे को हम क्या कहेंगे, पूरे रोल को हम क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। तो एक को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो भाग नीचे की तरफ डंडी वाला होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। और एक भाग ऊपर की तरफ गोल सा होता है, ये लंबा सा, इसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं इसे। नीचे वाला भाग जो होता है उसे तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं, ऊपर वाले भाग को एंथर कहते हैं या परागकोश कहते हैं। एंथर कहते हैं या परागकोश कहते हैं। इस परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पुमंग। पुमंग क्या होता है, एंडोसियम होता है, अर्थात मेल पोर्शन होता है, मेल जननांग होता है। इसमें एक इसकी इकाई को स्टमेन कहते हैं, स्टमेन अर्थात पुंकेसर कहते हैं। तो अर्थात कई सारे पुंकेसरों से मिलकर पुमंग का निर्माण होता है। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पुंतंतु, परागकोश, और दोनों के जहाँ पर ये जुड़ते हैं, परागकोश पुंतंतु जहाँ पर जुड़ता है उसे योजी कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों परागकोश और पुंकेसर जुड़ता है इस जगह को योजी कहते हैं। तो ये 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुंकेस और फिलामेंट तंतु। तंतु परागकोश योजी कहते हैं। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। परागकोश, क्योंकि परागकोश महत्वपूर्ण भाग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर परागकण बनते हैं। ठीक है, परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं 2 पालियाँ होती हैं जो एक योजी की सहायता, मतलब कनेक्टिव होता है, योजी कहते हैं कनेक्टिव। तो जो एक योजी की सहायता से या कनेक्टिव की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और प्रत्येक पाली में 2-2 परागकोश होते हैं। इसमें 2 पालियाँ होती हैं और 2 पालियों में 2-2 परागकोश होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पालियाँ दिखाई गई हैं और प्रत्येक पाली में 2-2 परागकोश होते हैं। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, पोलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है, ये अंकुरण द्वारा, कौन,
परागकण परागकण अंकुरण द्वारा युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया, पुमंग के बारे में हो गया। पुमंग अब चलते हैं जायांग के बारे में। जायांग क्या होता है? इस मादा जननांग होता है, इसे गाइनोसियम भी कहते हैं। गायनी मतलब फीमेल, गाइनोसियम भी कहते हैं। और ये पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र होता है। सबसे अंदर वाला चक्र होता है, अंतिम चक्र होता है और चौथा नंबर का चक्र होता है। ये पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित और भीतरी भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर अर्थात कार्पल या पिस्टिल, कार्पल भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। ये रहा अंदर वाला भाग, पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। अंदर वाला भाग है स्त्री केसर, हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं इसे। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे की तरफ देखिए, इसमें क्या बना हुआ है? ओव्यूल बना हुआ है। ओव्यूल के ऊपर ये जो लंबी संरचना होती है इसे स्टाइल कहते हैं। और उसके ऊपर सबसे ऊपर चौड़ा सा जो भाग होता है, चिपचिपा जो भाग होता है, उसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये चिपचिपा भाग होता है। बीच वाली जो लंबी नली दिखाई दे रही है, लंबी नली जो होती है वो स्टाइल कहलाती है। और सबसे नीचे वाला ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल को अंडाशय कहते हैं, स्टाइल को अंडाशय ओव्यूल को अंडाशय कहते हैं। ओवरी से ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बीजांड होता है। ओव्यूल बना हुआ है, ओव्यूल जो है अंदर वाला है, ओव्यूल बीजांड होता है। जो ओव्यूल जो है ये वाला बीजांड होता है। और ओव्यूल अंदर वाला हो गया, और जो ये जो बाहर वाला है यहाँ तक का ओवरी होती है। ओवरी, ओवरी ये जो होती है ये ओवरी होती है, ओवरी होती है। ठीक है, ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल बीजांड को कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं बीजांड। सही है। वर्तिका कौन सी कहलाती है? ये लंबी नली जो है स्टाइल, इसे वर्तिका कहते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो 3 भाग हो गए, ओवरी भाग हो गया, अंडाशय, अंडाशय के ऊपर स्टाइल, स्टाइल मतलब वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या होती है? ओव्यूल होता है, मतलब बीजांड होता है। बीजांड के अंदर ये बीज लगे होते हैं और प्लेसेंटा द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सारे बीज प्लेसेंटा द्वारा जुड़े होते हैं, प्लेसेंटा पर लगे रहते हैं। जब परागण की क्रिया होती है, परागण अर्थात पराग कण जो हैं स्टिग्मा पर आते हैं। पराग कण परागकोश से निकलकर स्टिग्मा पर आते हैं, तब इस स्टिग्मा से पराग नली निकलती है और पराग नली स्टाइल अर्थात वर्तिका से होती हुई बीजांड तक, ओव्यूल तक चली जाती है। इस प्रकार आज हमने समझा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्पवृंत होता है, पुष्पासन होता है, पुष्पवृंत होता है, पुष्पासन होता है, बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जायांग होता है। ठीक है, तो इतने भाग पुष्प के होते हैं। तो नर जननांग के कौन कौन से भाग हैं? नर जनन अंग पुंकेसर जीरा। नर जनन अंग में कौन कौन से भाग आते हैं? एक तो पुंकेसर आता है, जिसे बीजाणु लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। परागकोश आते हैं, जिसे लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरित परागकण कहलाते हैं, अर्थात नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। ऐसे ही मादा में देखिए, जब मादा में जो भाग होता है उसे जायांग कहते हैं। जायांग कहते हैं। जायांग का मतलब क्या है कि एक ओवरी भी हो सकती है, एक अंडाशय भी हो सकता है, 2 3 4 कितने भी अंडाशय हो सकते हैं। तो कई सारे अंडाशयों को मिलाकर बनता है जायांग। सही है, बीजांड। जायांग जो होता है उसे गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं। इसके अंदर बीजांड होते हैं, कई सारे बीजांडों को मिलाकर ओवरी पूरी अंडाशय बनता है। एक अंडाशय में कई सारे बीजांड हो सकते हैं, एक भी बीजांड हो सकता है, कितने। तो बीजांड जो होते हैं गुरु बीजाणुधानी होती हैं। जायांग क्या बनाता है? गुरु बीजाणुपर्ण बनाता है। बीजांड बनाता है, गुरु बीजाणुधानी बनाता है। और भ्रूणकोश बीजांड के बाद भ्रूणकोश बनता है। भ्रूणकोश को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसके अंदर जो अंड बनता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आज हमने पढ़ लिया। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे का कल को पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही सही है। और
आपको मेरा समझाया हो समझ में आता हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं कुछ दिनों में नीट के लिए भी प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूंगा। नीट AIPMT इसके कंपटीशन के लेवल के भी वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, धन्यवाद।